अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं, सोशियोलॉजी एंड हेल्थ एंड एंथ्रोपोमेट्री। तो छोटा सा सेक्शन है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली आ जाती है इसमें। सबसे पहले होती है ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्लाइंग्स और कज़न जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान में इंक्रीजिंगली जो है वो रेयर होता है। देन आ जाता है हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो कि मोस्टली पैटर्नल होते हैं, और कहीं अनमेरिड आंट्स एंड अंकल्स जो हैं वो लिव एक ही हाउस में जो हैं वो रहते हैं। देन सिंगल पेरेंट फैमिली, जहाँ पे एक ही पेरेंट, ऑफन द मदर, रिसाइड अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास जो है एक न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ लिव विद देयर चिल्ड्रन। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फैमिली हैं। इनको आपने MCQ के पॉइंट से याद रख लेना है। देन हमारे पास आ जाते हैं सोशल ग्रुप्स। टाइप ऑफ सोशल ग्रुप, 2 तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इंडिविजुअल जो हैं वो ज्वाइन करते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल होते हैं और बहुत इंटीमेट होते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होता है ग्रुप मेंबर्स के साथ, और मोस्टली ये फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो हैं, लाइक माइंडेड पीपल का जो ग्रुप होता है उसको हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। और इनमें जैसे कि अगर आप अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ जाती हैं, जो कि तबलीग के लिए कुछ लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं ना, तो वो प्राइमरी ग्रुप्स में आता है। इसी तरह अगर आपने अपनी फैमिली के ही ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो भी प्राइमरी ग्रुप्स में आएगा। इसी तरह अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आपने मिलके एक ग्रुप बनाया है, वो भी प्राइमरी ग्रुप होगा। दैन सेकेंडरी ग्रुप में क्या आएगा कि ये लार्ज ग्रुप्स होते हैं और इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन जो है मेंबर्स का बहुत पॉसिबल ही नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इनके एक तो इंटीमेट एसोसिएशन नहीं होती ग्रुप मेंबर्स की, और इसके अलावा अगर हम देखें, हमारी अपनी क्लास का ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा होता है। हम कितनों से रोज़ मिलते हैं या रोज़ हमारी बात होती है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप के एग्जांपल में आ जाता है। तो इसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे जो हैं ये सेकेंडरी ग्रुप्स आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप, यहाँ से आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स लार्ज होते हैं। और प्राइमरी ग्रुप जो हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी होती है अमंग मेंबर्स, और उसमें लेस इंटीमेसी होती है। देन इसमें क्या, रिलेशनशिप्स पर्सनल होते हैं, इसमें फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है, इसमें लिमिटेड कांटेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, मेंबर्स आर एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। सेकेंडरी ग्रुप्स में क्या होता है कि हम मेंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे कैन डू फॉर द ग्रुप। ठीक है, और इसमें एग्जांपल फैमिली ग्रुप्स की आ जाती है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की आ जाती है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी की आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में जो 3 टाइप्स की पेरेंटिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन क्या है कि पेरेंट्स जो हैं इम्पोज करते हैं रूल्स एंड एक्सपेक्ट कंप्लीट ओबीडियंस। वो बच्चों पे अपने रूल्स जो हैं उनको इम्पोज करते हैं, वो चाहते हैं कि वो हर हाल में जो है उनको ओबे करें। देन परमिसिव में क्या है कि पेरेंट्स सबमिट टू चिल्ड्रंस डिमांड्स। पेरेंट्स बच्चों की जो हैं वो डिमांड्स पूरी करते हैं। और अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि कुछ मान लेते हैं, कुछ मनवा लेते हैं। क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ बच्चों की मान लेते हैं और कुछ अपनी मनवा लेते हैं। पेरेंट्स डिमांड ओबीडियंस बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन। वो बच्चों से डिमांड भी करते हैं ओबीडियंस की, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। तो ये अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में आपने डिफरेंस याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिक्रोल आ जाता है। सिक्रोल क्या है? सिक्रोल इन्वॉल्व बीइंग एक्सक्यूज फ्रॉम द वेरियस ओब्लिगेशन एंड ड्यूटीज एंड नॉट बीइंग ब्लेम्ड फॉर बीइंग इल। मतलब एक पर्सन बीमार हो गया लेकिन वो अपनी डिजीज़ से रिकवर कर गया है, लेकिन उसका अभी भी कोई काम करने को अपने दिल नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का, अपनी वेरियस ओब्लिगेशंस जो हैं उनको जो है परफॉर्म करने का उसका नहीं, अभी भी वो जो है वो अपेनेस दे रहा है कि वो अभी भी बीमार है, तो उसको हम सिक्रोल कहते हैं। ये कब होता है? जब जो है पर्सन की जो इनिशियल इलनेस है वो सेटल हो जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू करता है, वो रोल प्ले करता रहता है अनवेल पर्सन का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको कोई रियल में डिजीज़ या डिज़ॉर्डर नहीं होता, लेकिन इसमें एक सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल इशू ही होता है। ये किस वजह से हो सकते हैं? अंडरलाइंग एंग्जाइटी की वजह से, रोल ऑफ कन्फ्यूजन की वजह से, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स या पर्सनैलिटी वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम रिमूव कर सके, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स। मतलब
जिस कमरे में वो जब बीमार था उसमें रह रहा था, हमें चाहिए कि हम उसको चेंज कर दें, या फिर वो डिफरेंट जो है वो कलर्स चेंज कर ले और कुछ चेंज लेके आए ना अपने इन्वायरमेंट में, जो उसको बार बार ये याद दिला रहे हैं कि वो बीमार रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें उसको कहीं कोई ताकत का शरबत पिला दें या कोई मल्टीविटामिन दे दें। इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट की, और बस इससे वो ठीक हो जाता है। देन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एडहेरेंस कंप्लायंस। कंप्लायंस, फेलियर टू फॉलो हेल्थ रिलेटेड एडवाइस, इसको हम नॉन कंप्लायंस बोलते हैं। और ये 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, जिस तरह से लेनी होती है, उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब इसके क्या हो सकते हैं कॉजेज़, क्या हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं करते, नॉन कंप्लायंस शो क्यों करते हैं। एक तो पेशेंट की एज हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, देन एजुकेशनल स्टेटस हो सकता है, देन क्रोनिसिटी ऑफ इलनेस हो सकती है, देन लेक ऑफ सोशल सपोर्ट हो सकती है, देन पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट हो सकता है, देन डिप्रेशन हो सकता है, कॉस्ट दवाई बहुत महंगी है, देन ज़्यादा दफ़ा लेनी पड़ रही है, मल्टीपल मेडिकेशन और बहुत सारी जो हैं वो मेडिकेशन लेनी पड़ रही है उसको। तो नॉन कंप्लाइंस क्या है, इज़ काउंटर थेरेप्यूटिक, मतलब जो उसका थेरेप्यूटिक उसका है इलाज, उससे उलट है। काउंटर थेरेप्यूटिक है एंड इकोनॉमिक ड्रेन है। इसमें क्या हो सकता है, किसी पेशेंट की जो डिज़ीज़ है वो मोर सीवियर हो सकती है, तो अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो एडहेयर नहीं कर रहा ट्रीटमेंट को। तो क्या होगा, उसकी लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी इन द ट्रीटमेंट, इसके अलावा अनकंडीशन उसके अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस होगी, इसके अलावा डिप्रेस होगा पेशेंट, और उसका जो है वो लेक ऑफ रिस्पॉन्स होगा टू ट्रीटमेंट, इसके अलावा कन्फ्यूज़ होगा वो। तो इसमें जो क्या कर सकता है, उसकी जो है वो इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो एक्यूरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का डॉक्टर और पेशेंट को, जो उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। दैन उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड होनी चाहिए, दैन अवेयरनेस होनी चाहिए पेशेंट को, दैन क्या होना चाहिए, फोकस ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पेशेंट पे होना चाहिए। दैन पेशेंट के डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए।